Hello, today we are going to solve this mathematical economics question which came in June 2023. So the first question, was the question 9 and the ID number was 901017. So the question is the utility function of a consumer is given by u equals to function of q1 q2. So u equals to q1 into q2, that's given here. Q1 into q2, and the price of q1 is PQ1 1 and price of Q2 is PQ2 2. The consumer want to spend amounts of K units only. So you can imagine, just let that the income of the consumer is K units only. So what will be his demand for Q1 and Q2? That's the question. So we will write this to solve this question. So U is a function of Q1 Q2. So this is given the utility function Q1 and Q2, and price of Q1 equals to 1 and price of Q2 equals to 2. ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग एक जनरल रूल निकाल, ऐसे तो बहुत सिंपल है अगर आप रूल्स आपको पता है तो, ये तो पहले एक जनरल रूल निकाल लेते हैं कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको इस जनरल रूल से सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए मान लीजिए हमारे पास जनरल रूल देख लेते हैं पहले। तो टू मैक्सिमाइज टू मैक्स यूटिलिटी फंक्शन एक्स वाई, यहाँ पर Q1 Q2 की जगह हम एक्स वाई ले रहे हैं, इक्वल्स टू एक्स वाई सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट। तो बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है? प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू आई, हम बोलते हैं इनकम। ठीक है, तो कंडीशन जो मैक्सिमाइजेशन वाला होता है वो क्या है? कंडीशन एम आर एस एक्स वाई इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई, ये ऑप्टिमाइजिंग कंडीशन। ठीक है, अब एम आर एक्स वाई क्या होता है? तो एम आर एस एक्स वाई इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या होगा? तो दैट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव है इसलिए डेल लिख रहे हैं, नहीं तो डी लिखते। तो अगर इसको हम, ये एक्स वाई है, इसको अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाले को, तो हम लोगों के पास क्या आएगा? तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा y। उसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y जो है डेल u बाई डेल y दैट इक्वल्स टू x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एम आर एस एक्स वाई क्या हो जाएगा? तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, तो ये y हो गया और ये x हो गया, ये हो गया। तो अब ये वाला कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? y बाई एक्स इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई। ठीक है, अब ऑप्टिमल के लिए हमको क्या करेंगे कि अपना जो इनकम है उसको इक्वली हम बांटे एक्स और वाई के लिए। ठीक है, तो इट इज ऑप्टिमल टू स्प्लिट इनकम इक्वली बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, दोनों में बराबर बांट करते हैं। तो हम अगर इसको सॉल्यूशन करें
तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं पी एक्स एक्स इक्वल्स टू पी वाई वाई। ठीक है, दोनों बराबर है। तो P, अब हम इनकम को बांट रहे हैं तो क्या, तो पी एक्स एक्स, तो उसको हाफ इनकम मिलेगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ आई। उसी तरह पी वाई वाई इक्वल्स टू हाफ आई, दोनों को मिला। तो ऑप्टिमल चॉइसेस, सो ऑप्टिमल चॉइसेस इक्वल्स टू होगा क्या, तो अब इसको हम लोग छोड़ेंगे तो x को केवल यहां पर लेते हैं हम लोग, तो x का क्या होगा, तो x इजिकल टू, इधर से इसको लेके आएंगे तो i बाई टू एक्स हो जाएगा ये। उसी तरह y जो हो जाएगा, ये हो जाएगा i बाई टू वाई। कुछ नहीं किए, इसको जो है px को हम लोग यहाँ ले आए, टू पी एक्स, सॉरी, ये हो जाएगा पी एक्स और ये हो जाएगा पी वाई। ठीक है, तो जब भी ऑप्टिमल चॉइसेस का क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे, अगर मेरा यूटिलिटी फंक्शन x इंटू वाई है और हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई है इजिकल टू आई है, तो ऑप्टिमल चॉइसेस क्या होगा, x इजिकल टू आई बाई टू पी एक्स एंड y इक्वल्स टू आई बाई टू पी वाई। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको लेके आते हैं तो अब हमारा यूटिलिटी फंक्शन क्या था, तो u इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2। ठीक है, और प्राइस ऑफ Q1 हमको दिया हुआ था 1 और प्राइस ऑफ Q2 दिया हुआ था हमको 2, और I जो था उसके जगह पे हम लोग को दिया हुआ था K, यही क्वेश्चन में था। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्टिमल चॉइसेस क्या होगा, इस फॉर्मूला को यूज करके इसमें, तो ये हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर Q1, x के जगह Q1 है तो Q1 इज इक्वल टू I के जगह पे K है तो K, और 2 पी Q1 और Q2 हो जाएगा K बाई टू पी Q2। ठीक है, तो अब यहाँ पर K और Q1 इज इक्वल टू 1 है तो 1, और Q2 इज इक्वल टू K 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा K बाई टू। Q1 का अमाउंट हमको चाहिए और Q2 का हमको चाहिए K बाई 4। तो जो ऑप्शन में K1 इजिकल टू K2 और Q2 इजिकल टू K4 होगा वही वाला ऑप्शन होगा मेरा। तो देखते हैं हम लोग कहाँ पर होगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन में K और K बाई 2 है तो ये नहीं होगा, K बाई 4 और K बाई 6 है ये भी नहीं होगा, K बाई 2 और K बाई 4 ये वाला होगा, क्योंकि हम लोग जो है वही आया है। तो कुछ भी इसमें खास करना नहीं है, ये वाला अगर हमको रिलेशनशिप पता है, अगर ये यूटिलिटी फंक्शन अगर मेरा इस टाइप का दिया हुआ है u बाई एक्स वाई का, तो सीधा उसमें डायरेक्ट जो है x बाई आई बाई टू पी एक्स और y बाई आई बाई टू पी वाई। अब उसके जगह Q1 Q2 था, प्राइस ऑफ Q1 1 दिया हुआ था, प्राइस ऑफ Q2 2 दिया हुआ था, और इनकम जो था मतलब जो मैक्सिमम हमको खर्च करना था वो K था, तो I के जगह K पुट करके वो सारा सॉल्यूशन हो गया। तो एक ये तो तरीका है इसको हम लोगों को सॉल्व करने का, इसको लैग्रेंजियन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आप है सो लैग्रेंजियन मेथड से आप ट्राई करके देखना, उससे भी यही आएगा k बाई टू और k बाई 4। उसमें कैसे बनेगा लैग्रेंजियन, तो मेरा यूटिलिटी फंक्शन है u इक्वल्स टू Q1 Q2 और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है p Q1 Q1 प्लस p Q2 Q2, तो ये हो जाएगा हमारा p Q1 1 है तो Q1 प्लस इज इक्वल टू k
Q1 प्लस ये 2 है 2Q2 इक्वल्स टू K, ये आ जाएगा। तो इसके लिए लैग्रेंजियन हम लोग बनाएंगे ऐसे Q1 इंटू Q2 प्लस लैम्डा, और ब्रैकेट में हम लोग जो है Q1 प्लस 2Q2 माइनस K। अब इसको जो है हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, डेल L बाई डेल Q1 पहला इक्वल टू 0 करेंगे, फिर डेल L बाई डेल Q2 इक्वल्स टू 0 करेंगे, और डेल L बाई डेल लैम्डा इक्वल्स टू 0 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे और साइमल्टेनियस इक्वेशन हमारे पास आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर हमको K2 और K4 आएगा। ये आप लोग ऐसो अपने से ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं आएगा तो आप ऐसो इसको हम लोगों के चैनल में, यूट्यूब चैनल में आप ऐसे इसको पूछिएगा, हम सॉल्यूशन दे देंगे आप, अगर उसमें प्रॉब्लम हो। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था हम लोगों को कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द मनी मार्केट। अब मनी मार्केट को रिप्रेजेंट करना हुआ इक्वेशन मेरा क्या है। तो असल में ये पूछ रहा है कि एलएम कर्व के बारे में, कि एलएम कर्व का इक्वेशन आपको अगर पता है तो वो पता है। तो एलएम कर्व का इक्वेशन आपको पता है क्या होता है। तो एलएम कर्व क्या होता है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी आई, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है यहाँ इनकम और इंटरेस्ट रेट का। क्योंकि एलएम कर्व होता कैसा है हम लोगों का, अपवर्ड स्लोपिंग, तो इसलिए पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ना। तो ये हमारा एलएम कर्व है। तो अब इसी को देखना है कि कौन सा जो चारों में से हमको इस पे आ रहा है। तो पहला जो है वो दिया हुआ है हमको, क्या है फर्स्ट इक्वेशन, वो दिया हुआ है 300 इक्वल्स टू 2y माइनस 1.5y। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम लोग करते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें तो वैसा। तो अगर इसको इस साइड ले जाएं तो 300 प्लस 1.5y इक्वल्स टू 2y, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसा y इक्वल्स टू 150 प्लस 1.5 बाई 2i। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा आ रहा है ऐसा। सेकेंड इक्वेशन जो है वो हमारा दिया हुआ है i इक्वल्स टू 150 माइनस वाई, और इसको हम लोग ऐसा चेंज करेंगे तो y इज इक्वल टू 150 माइनस आई आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो वो है y इज इक्वल टू 100 माइनस आई, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसी फॉर्म में है। फोर्थ इक्वेशन जो है वो हमको दे रहा है 150 माइनस आई इक्वल्स टू 150 माइनस 2y और होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको हम लोग अपने फॉर्मेट में ले आते हैं। तो होल डिवाइडेड बाई 2 है तो ये 2i इक्वल्स टू 150 माइनस 2y, और इधर ले आएंगे तो 2y इज इक्वल टू 150 माइनस 2i, और y इज इक्वल टू 75 माइनस i, ये आ जाएगा। तो अब हमारा जो एलएम इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी आई है। तो इससे सबसे ज्यादा मिलता मिलता जुलता कौन है, ये सब तो नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव है तो ये सब आई एस कर्व को बता रहा है, और हमको एलएम कर्व का चाहिए तो पॉजिटिव रिलेशनशिप वो सिर्फ 1 में है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो आपको यही पहचानना है कि मेन है कि मनी मार्केट है कि क्या है। तो एलएम कर्व है, तो एलएम कर्व का इक्वेशन अगर आपको पता है, उसी तरह आईएस कर्व का इक्वेशन जो होता है वो अगर होगा तो y इज इक्वल टू ए प्लस ए माइनस बी आई होगा, क्योंकि ये हम लोगों का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है आईएस कर्व, वाई आई वाई आई। तो ये क्वेश्चन इजी था, इसमें कोई खास नहीं था। अब एक क्वेश्चन आया, कभी ऐसा पूछता नहीं था इंटीग्रेट करने के लिए। हम लोग को जनरली जो है एप्लीकेशन ऑफ जो है इंटीग्रेशन पूछता था, कंज्यूमर सरप्लस निकाले, प्रोड्यूसर सरप्लस निकाले, या फिर मार्जिनल से हमको जो है टोटल बनाना है,
तो हमको इंटीग्रेशन का यूज होता है। तो इस बार लेकिन सीधे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने को दे दिया, जो कि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन सीखेंगे तभी तो ऐसा बनेगा। तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग को इंटीग्रेट करके उसका वैल्यू निकालना है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ये दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो है वो कंडीशन उसके साथ हमको दिया हुआ है। तो इसको कैसे हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर हाफ dx। रूट है तो पावर जो है वो हमारा हाफ लग सकता है, ठीक है। इसको हम लगा सकते हैं, रूट है तो पावर हाफ लग सकता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि लेट, मान लेंगे हम लोग इसको कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी, ये हम लोग मान लेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो टोटल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। और x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको जो है कुछ मान जो बनाए हैं उसको जो है हमको करना है। तो यहाँ से इसको हम लोग इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये सेम वाला इक्वेशन को इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर हाफ, और एक्स को हम लोग इस साइड ले आते हैं, इधर से इस साइड में ले आते हैं, तो एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग टी माने थे, तो वहां पर लिख देंगे हम लोग टी टू दी पावर हाफ, इसके जगह पे टी लिख दिए, क्योंकि हम लोग माने थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, है ना, यहाँ पे माने थे। और अभी वैल्यू निकाले एक्स डी एक्स का डी टी बाई 2, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर डी टी बाई 2, ठीक है। अब ये 2 है, हाफ है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ, बाहर निकल गया, और टी टू दी पावर हाफ डी टी, ठीक है। अब तो ये सिंपल है। अब इसको हम लोग जो है इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन साइन लग, जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसका क्या होगा, टी टू दी पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, और जैसे ही इंटीग्रेशन साइन हटता है तो हम लोग ये कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इसको लगा दिए, तो यहाँ पे वो हो जाएगा हाफ टी टू दी पावर 3 बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा ये 3 बाई 2 प्लस सी। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2, 3 बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 बाई 3, और टी टू दी पावर 3 बाई 2 प्लस सी, और इक्वल्स टू ये 2 2 कट गया, तो 1 बाई 3 टी टू दी पावर 3 बाई 2 प्लस सी, और इसको हम लोग टी का वैल्यू जो हम लोग माने थे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको लिख देंगे यहाँ पर टी के जगह पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 3 बाई 2 प्लस सी, तो ये मेरा आंसर होगा। अब इसको हम लोग देखते हैं कि कौन से चॉइस में हम लोग को दिया है। तो पहला दिया हुआ है एक्स 1 बाई 2, तो हम लोग का 1 बाई 2 है, सॉरी यहाँ पर 1 बाई 3 है, तो 1 बाई 3, तो 1 बाई 2 तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 3 बाई 2 प्लस सी, तो यही वाला हम लोग का आंसर होगा। बाकी 1 बाई 3 2 बाई 3 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, और ये 1 बाई 2 है तो नहीं होगा। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 3 बाई 2। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व किए। तो थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड से अभी कुछ और भी पार्शियल जो है फ्रैक्शन वाला है उस वो भी आता है इंटीग्रेट करने के लिए। तो वो सब एक आध क्वेश्चन जो है चूंकि अब चेंज कर रहा है तो आप वो कर लो। बाकी कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस से तो आता ही है क्वेश्चन, नहीं आया था इस बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि आपको कि कौन क्या दिखा रहा है।
तो क्लास में इसको हम बहुत अच्छे से समझाए थे कि हमारे फिगर बना के, तो एकदम डायरेक्ट उसी से है, जो फिगर हम लोग का बना है उसी से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आ रहा है। तो पहला पूछ रहा है यहाँ पर कि एफ डैश इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये जहां बोल रहा है, अभी हम लोग जो है कि इसके बगल में ही सॉल्व कर देते हैं कि कैसा बोल रहा है। ठीक है, तो चार हमारे पास दिया हुआ है, तो इसमें बोल रहा है कि एफ डैश इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है कि ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन है, तो मेरे पास दो ही चॉइस आ सकता है यहाँ पे, तो दो ही चॉइस है मेरे पास, या तो मेरा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, तो ये ऐसा हो सकता है, या फिर मेरा फंक्शन है ऐसा हो सकता है, ठीक है, इंक्रीजिंग में, दोनों में। तो ये दूसरा वाला डेरिवेटिव आएगा कि दोनों में से कौन आएगा, लेकिन फर्स्ट वाला डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, तो यही दो चॉइस मेरे पास है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि सेकेंड डेरिवेटिव इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, मतलब इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट, तो ये वाला जो चॉइस बनता है मेरा, वो इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट है, तो ये हमारा जो फंक्शन यहाँ बनेगा वो ऐसा वाला होगा, ठीक है। तो ऐसा वाला शेप का क्वेश्चन मेरे पास कौन बन रहा है, तो ए का फोर होगा, ये वाला फर्स्ट वाला का, तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख लेते हैं, ए का क्या हो रहा है, फोर हो रहा है, ठीक है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन बोल रहा है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड एफ डबल डैश इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो अभी यहाँ ये दोनों शेप में से कौन सा है, लेकिन ये लेस देन जीरो है, मतलब इंक्रीजिंग विथ सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन जीरो, डिक्रीजिंग रेट, तो यहाँ पे जो मेरा फंक्शन बनेगा वो इस टाइप का फंक्शन बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला चॉइस मेरे पास कौन सा आ गया, तो ये मेरा चॉइस जो है यहाँ पे बी का जो है वो चॉइस आया वन, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है तीसरा कि एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, अब अगर लेस देन जीरो हो रहा है तो वहां पे दो केस बनता है, एक तो ये होगा कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो या तो ऐसा बनेगा, है ना, या फिर मेरा ऐसा बनेगा, ठीक है। अब सेकेंड डेरिवेटिव डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेकेंड डेरिवेटिव इज ऑल्सो लेस देन जीरो, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो मेरा लेस देन जीरो है, तो इसमें जो है डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट वाला ये फंक्शन है, तो मेरा जो फंक्शन जो यहाँ पे बन रहा है वो ये वाला बनेगा, ठीक है। और ये चॉइस हमारा कौन सा बन रहा है, ये टू वाला चॉइस बन रहा है, सी का टू। तो बाकी जो बचा वो डी का शेप हमारा कैसा होगा, तो डी का शेप जो है वो मेरा इस टाइप का शेप का होगा, डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट, तो ये डी का वन होगा। तो चॉइस जो है, नहीं डी का कौन सा बन रहा है, वन तो हो गया, थ्री, डी का थ्री, थ्री वाला होगा, वन टू थ्री, ये वाला थर्ड वाला। तो मेरा हो गया यहाँ पे कौन सा चॉइस बन रहा है, ए का फोर, ए का फोर, तो यही दोनों में से कोई होगा। फिर बी का हमारा वन बना था, तो बी का वन, तो थर्ड चॉइस हो गया। तो यहाँ पर ये शेप अगर आपको ये दोनों पता है कैसे हो रहा है, तो उसी हिसाब से जो है आपका चॉइस बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ये फंक्शन है, ये आया था कि आपको सेंट्रल बैंक फंक्शन कौन सा होता है, मॉनेटरी रूल का फंक्शन कौन, सेंट्रल बैंक का लॉस फंक्शन कौन सा है, मॉनेटरी रूल कैसा है, फिलिप कर्व कैसा है, डायनेमिक आईएस कर्व कैसा हुआ, ठीक है। तो हम लोग तो ये जो डायनेमिक मतलब क्या, कि जो बदल रहा है, स्टैटिक मतलब जो बदल नहीं रहा है, तो यहाँ जो मेरा जो
आईएस कर्व अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए थे हम लोग आईएस कर्व, वो मेरा y इक्वल्स टू ए माइनस सॉरी ए माइनस बी आई था, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है डायनेमिक, मतलब y के साथ t लग गया, समय के साथ बदल रहा है, स्मॉल a के जगह बड़ा A लग गया, ठीक है, b के जगह a लिखा है, और ये इंटरेस्ट रेट i के जगह आर टी माइनस वन कि पिछले वाले इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये मेरा डायनेमिक, तो d का 1 हो गया, है ना, तो d का 1 हमारे पास हो गया, ठीक है। तो 3 चॉइस मेरे पास d का 1 है। अब अगर मान लीजिए हमको नहीं पता, लेकिन फिलिप कर्व तो हमको पता है कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो फिलिप कर्व का तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो फिलिप कर्व का मतलब क्या है, पाई टी अभी वाला से ये अपने इन्फ्लेशन जो है पिछले वाले पे जो है तुम्हारा डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का बात कर रहा है, प्लस अल्फा, ठीक है, और वाई टी माइनस वाई ई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जो है तुम्हारा हमारा आउटपुट है, तो टी पीरियड का आउटपुट माइनस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये फिलिप कर्व है, तो फिलिप कर्व जो है ये ऐसा है, तो 2 होगा, तो फिलिप कर्व 2 हो गया। तो देखिए कि यहाँ पर फिलिप कर्व जो है 2 किस में दिया हुआ है, तो सी का 2 एक ही ऑप्शन है, थर्ड। तो अगर हम दो ही जान रहे हैं, चारों नहीं भी जान रहे हैं, तो भी ऑप्शन जो है हमारा एक ही जानने से होता है। यहाँ पर अगर हम फिलिप कर्व को करेक्टली जानते, आइडेंटिफाई कर लेते, तो हमारा आंसर आराम से 3 हो जाता है। दूसरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं था, क्योंकि कॉन्फिडेंटली हम जान रहे हैं कि फिलिप कर्व यही है, तो उसके हिसाब से सारा कुछ सेट हो जाता है। ऐसे मॉनेटरी रूल जो है, मॉनेटरी बैंक, सेंट्रल बैंक जो है वो लॉस फंक्शन है, वो ये वाला है, एल इज इक्वल टू वाई टी माइनस वाई, मतलब ये अभी का आउटपुट इक्विलिब्रियम आउटपुट का स्क्वायर माइनस बीटा, और इन्फ्लेशन जो है अभी का जो इन्फ्लेशन है, और माइनस जो है पाई, जो इन्फ्लेशन जो है तुम्हारा टारगेटेड इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन टारगेट को माइनस करके स्क्वायर होता है। तो ये लॉस फंक्शन हो गया 4, ठीक है। तो ए का 4 हो गया, और बाकी मॉनेटरी रूल जो है वो हम लोगों का जो है वो तुम्हारा है जो वाई टी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा पाई टी माइनस पाई टी, तो ये वाला होगा। तो ये फंक्शन जो है फिलिप कर्व जरूर जानना चाहिए, आईएस कर्व कौन सा हो रहा है, डायनेमिक हो रहा है, तो वो, तो ये दो ही के जानने से हमको बन जा रहा था। बाकी अगर दो हम नहीं भी जान रहे हैं, नहीं भी पढ़े हैं, तो आंसर हम सही करके आ रहे हैं। वैसे पढ़ना चाहिए सारे सारे फंक्शंस को, ताकि बुक आजकल जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा है, तो बहुत तरह के फंक्शन पूछ रहा है। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि उसको भी मैक्सिमाइज करके निकालना है। तो इसमें हम लोग जो है लैग्रेंजियन मेथड यूज करेंगे और उसी से निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसको, ये मेरा फंक्शन है और ये सब्जेक्ट टू है, तो ये क्या हो जाएगा, तो लैग्रेंजियन जो हम बनाएंगे, तो एक्सट्रीमम निकालना, तो मैक्सिमाइज इसी को करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और सब्जेक्ट टू है तो प्लस लैम्डा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको क्या मिलेगा, 2x और बाकी सब जीरो हो जाएगा, और प्लस लैम्डा, यही आएगा हमको, एंड दैट इक्वल्स टू जीरो, पहला ये हो जाएगा। फिर लैम्डा, लैम्डा वाई से करेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो, और तीसरा है z से करेंगे तो ये होगा 2z प्लस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। ये मेरा इक्वेशन 1
2 और 3। ठीक है, लैम्डा से भी कर सकते हैं इसको, तो हम लोग लिखेंगे अगर लैम्डा से करते हैं इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा सिंपली मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। हमको उसका ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे अभी, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस लैम्डा प्लस 2y प्लस लैम्डा प्लस 2z प्लस लैम्डा, और जीरो सब साइड में जुड़े आएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ से हम लोग जो है एक साथ जमा कर लेते हैं एक्स वाई और जेड को, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस और लैम्डा लैम्डा तीनों जुड़ के 3 लैम्डा हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 कर लिए और कॉमन ले लिए और एक्स वाई प्लस जेड लिखते हैं प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अभी x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हमको 1 दिया हुआ है ना, इससे निकालेंगे तो क्या होगा इस वाला इक्वेशन से, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा इक्वल्स टू -2/3। ठीक है, -2/3 आएगा। अब यहाँ पर जो है इसको, इस लैम्डा का वैल्यू को अगर हम फर्स्ट वाला इक्वेशन में डाल दें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, हमको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते हैं तो 2x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 2/3 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 कट गया तो 1/3। सिमिलरली, उसी तरह सिमिलरली पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, तो सब में करेंगे तो वैसे ही होगा। यहाँ होगा 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 और 2y इक्वल्स टू लैम्डा माइनस लैम्डा और y इज इक्वल टू, इसका है वैल्यू -2/3, तो माइनस इंटू -2/3 2y इक्वल्स टू y इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2, तो y का वैल्यू भी 1/3 आएगा। उसी तरह हम लोग देख रहे हैं सबका वैल्यू वैसे ही है, तो x z का वैल्यू भी 1/3 आएगा। तो मेरे पास जो है x y z का वैल्यू आया है कितना, 1/3 1/3 1/3। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में तीनों का वैल्यू 1/3 होगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन में लग रहा है, बाकी सब में अलग अलग है, तो आंसर इसका होगा फोर्थ। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है लैग्रेंजियन मेथड का यूज करके, तो वो भी इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वालरेसियन डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो वालरेसियन डिमांड फंक्शन जो है वो XPW इज होमोजेनस टू डिग्री 0। ठीक है, तो ये हमेशा जो है वो होमोजेनस टू डिग्री जो है वो 0 होता है। तो अगर ये डिग्री 0 है तो डिग्री 1 नहीं होगा, तो इसका मतलब A होगा तो B नहीं होगा, तो A है ही। तो चॉइस में मेरा कौन सा है जिसमें B नहीं होगा, वही वाला चॉइस होगा।
बाकी सब में बी है, तो ये तीनों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो चॉइस कौन बच रहा है? एक ही। और सी वालरेसियन डिमांड फंक्शन सेटिस्फाई वालरस लॉ, वालरेसियन है तो वालरस लॉ को सेटिस्फाई करना ही है। ठीक है, और वालरस लॉ से कंज्यूमर फुली एक्सपेंड हिज वेल्थ, यस राइट। If price and wealth both changes in the same proportion, the individual consumption choices do not change। बिल्कुल, हमारा जितना इनकम बढ़ा है उतना प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, तो फिर हमारा तो वही चॉइस रहेगा, कोई दूसरा चॉइस तो होगा नहीं, नया चॉइस ले नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ा उसी प्रोपोर्शन में प्राइस बढ़ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सभी सही है बी को छोड़ के, तो ऐसा एक ही चॉइस है मेरे पास, वो है 4। तो यही आंसर होगा। थोड़ा स्मार्ट थिंकिंग करना पड़ा होगा, क्योंकि हमको एक ही रूट जानना चाहिए यहाँ पर, या तो वो डिग्री 0 होगा या 1 होगा, बाकी तीनों को देखना ही नहीं था, बाकी सारे का कोई मतलब नहीं है, चॉइस के अनुसार भी देखना चाहिए। ऐसे हम लोग जानते भी हैं, वो अलग बात है, लेकिन नहीं भी जानते, अगर एग्जाम हॉल में भूल गए करे क्या क्या है, तो ये ऐसा चॉइस, स्मार्ट चॉइस करने से आंसर आपको मिल जाएगा। फिर ये पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द स्कैर्स रिसोर्स फेसिंग एट कांस्टेंट डिमांड विल बी एग्जॉस्टेड इन 10 ईयर्स, 10 साल बाद जो है वो खत्म हो जाएगा। इफ द अल्टरनेटिव रिसोर्स विल बी अवेलेबल एट रुपी डॉलर एज $40 and if the interest rate is 10%, what must be the price of the scarce resource today? तो पूछ रहा है कि जो 40 साल वाला बात जो है उसका पहला अभी क्या प्राइस है, तो ये आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो अगर आप जैसे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला जानते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट R/100 टू द पावर टाइम n। ये आपको दिया हुआ है, चाहे टी आप जो भी लिखे। तो यहाँ पे इसको करना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन 1 प्लस R/100, ठीक है, तो ये आएगा। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग इसको, फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है हमको 40 रुपीज, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो है वो मेरा 10% दिया हुआ है, और टाइम जो है वो 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो है 40 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.1 टू दी पावर 10 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अपना, तो राउंड अबाउट जो है इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर हमको जो है 15.4 आएगा। तो ये सिंपल था, अगर हम फॉर्मूला जान रहे होते हैं तो इसका आंसर आराम से निकाल लेंगे। क्वेश्चन को समझने का है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू निकालना है कि पहले क्या पूछ रहा है, क्या निकालने के लिए, तो ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिचर फंक्शन। तो ये पूछ रहा है कि तो होमोजेनस ऑफ डिग्री 1 इन प्राइस P, strictly increasing in utility U and non decreasing in price P for any good, concave in P, continuous in P and U and strictly convex in P। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स नहीं होगा, या तो कॉन्केव होगा या कॉन्वेक्स होगा, तो इसका चॉइस है ABCD। एक्सपेंडिचर फंक्शन कॉन्केव होता है इन पी में, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, तो ये दो। अब फिर यहाँ पर देखिए दोनों में चॉइस करना था, बाकी से कोई मतलब नहीं था, मतलब यही था कि मेरा सी होगा या ई होगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा 3। ये फीचर्स ऑफ एक्सपेंडिचर फंक्शन जो है ये हमने दिया है कि वो तुम्हारा यूटिलिटी फंक्शन है, रियल नंबर है, तो होमोडेसिमल जो डिग्री इन पी होता है, कंटिन्यूअस होता है, नॉन डिक्रीजिंग होता है, कॉन्केव इन पी होता है। ठीक है, और ये क्वासी कॉन्केव होता है इन केस सेफर्ड लेमा होता है तब। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल है, ये इसको जाना, तो ये आप है सो देख सकते हैं।
तो थैंक यू। यही था इसमें सॉल्यूशन, जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और मैथमेटिकल टच लेते हुए क्वेश्चन जो है वो आपके जो है जून 2023 एग्जाम में आए थे। अब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू।